कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा सर। तारड़ साहब, आज आपसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करनी है। पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन अमेरिका में भी जो लोअर चैम्बर ऑफ यूएस कांग्रेस है, उसके भी इलेक्शंस हो रहे हैं। और केविन मैकार्थी जो है, उनको मेरा ख्याल है कोई 12वीं दफ़ा भी वोट पूरे नहीं मिले। और कुछ रिपब्लिकन्स जो हैं वो भी खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक देख रहा था कि वो हमारे जो 1200 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके पिछले 5 सालों में 85% एसेट्स बढ़ गए हैं। एक तो ये है। और तारड़ साहब, वज़ीर आज़म साहब भी सुना है, वो कह रहे हैं 2-3 दिन तक आईएमएफ की टीम आ जाएगी और पैसे जो हैं वो आ जाएंगे। उधर टीटीपी वाले जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं पार्लियामेंट के सामने खड़े होके, और वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में भी आपकी आ रहे हैं। ये कैसे सिचुएशन डेवलप होगी? पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं कि सियासतदानों की एसेट्स बढ़ रहे हैं, टीटीपी वाले हमले कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आईएमएफ की टीम 2-3 दिन तक आ जाएगी। इंटरनली अदारे एक दूसरे को पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि वो बिल्स पेमेंट नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो एक अदारा दूसरे अदारे की बिजली बंद कर रहा है। हाउ डू यू सी दिस सर एज वेल? चीमा साहब, शुरू करते हैं वॉशिंगटन डीसी से। वॉशिंगटन डीसी मैं कई इसके ऊपर पहले दलाइल भी दे चुका हूं कि जमहूरियत डिक्लाइन में है, जमहूरियत आगे नहीं चल रही है बिल्कुल। एक तो ये है। दूसरा, मैं जिस तरह पहले कई दफा कहता हूं कि शायद हिस्टोरियंस जो है उन्होंने प्रूव किया है तकरीबन 250 साल लगते हैं कि एक सुपर पावर के उसको नीचे आते। और कारोबार के स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाता है, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका की जो लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट है इन डिक्लाइन है। वो मैं इस तरह साबित करना चाहूंगा अपने पॉइंट से कि इस दफा जो इस वक्त जो 12वां आपने बताया केविन मैकार्थी को आज जो वोट पड़ रहे हैं उस पर भी वो मेजॉरिटी नहीं ले सके। मैं जब हिस्ट्री के बारे में इसको देखना मैंने शुरू किया तो एग्जैक्टली 100 साल पहले 1923 में फ्रेडरिक एक स्पीकर थे मैसेच्यूसेट्स से, रिपब्लिकन ही थे वो भी। फ्रेडरिक एच जिलेट उनका नाम था। तो वो उन्होंने भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी, लेकिन उनको तीसरे दिन वोट मिल गए थे और स्पीकर बन गए थे। आज एग्जैक्टली 2023 है और 1923 100 साल एग्जैक्टली आके वो वापस 100 साल पे चले गए। 100 अच्छा, मैं ये बताना चाहता 126 दफा ये 1789 से 126 दफा स्पीकरशिप के लिए वोट पड़े हैं। ये टाइम आया है। उसमें से इनको वोट चाहिए होते हैं 435 टोटल वोटों में से 218 वोट चाहिए होते हैं। इसमें 10 ऐसे 126 दफा वोट पड़े हैं। 10 ओकेजन इस तरह के थे जिसमें किसी स्पीकर ने रिजाइन किया माजी में या उसकी डेथ हुई। आज क्या मसला बना, आज इशू क्या बना है? जमहूरियत कैचअप नहीं कर रही है इस वक्त सोशल मिसाइल। अमेरिका जो कि अपने आप को जमहूरियत का अलंबरदार समझता है, आपको पता है यहां पे भी लोगों का इलेक्शन इंस्टीट्यूशन पर फेथ नहीं रहा। उसका एक वजह उसकी कोविड में मेल इन वोटिंग थी, जिसको उसकी भी हिस्ट्री मौजूद है, जिसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग वोटिंग। मेरा मकसद जिस तरह कास्ट किया जाता है, कई शहरों में इसकी कंप्लेन आई है कि चर्चेज के अंदर वो खाली बैलेट ले लिए जाते हैं और उनके ऊपर मोहरें लगा के, जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज में पूरा बीआईटी जिस तरह वो क्या था वो सिस्टम आपका उन्होंने खराब कर दिया था पाकिस्तान में। जिस तरह ईवीएम मशीनें हैं भारत के अंदर भी, और दूसरा पूरा अमला उठा लिया जाता है डस्के जैसी जगह पे। तो बोरियों में से मेरे कई दोस्त हैं जो वकला हैं, जो इलेक्शन कमीशन में वकील थे पिटीशंस में। मैंने कईयों के मुंह से सुना है कि जब बैलेट की बोरियां खोलेंगे तो अंदर बैलेट नहीं थे, पेपर थे, न्यूज़पेपर थे। तो बिल्कुल उसी तरह के हालात यहाँ पे अमेरिका में भी इस वक्त चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर स्टेट का इलेक्शन लॉ अपना है, हर काउंटी का इलेक्शन लॉ अपना है। जब इलेक्शन होते हैं 7-7 दिन इलेक्शन होते रहते हैं। जो अमला है इन्वॉल्व होता है पेंसिल्वेनिया में और कई जगहों पे शवाहिद मौजूद हैं, और इसी वजह से इस वक्त लोगों का इस डेमोक्रेसी जमहूरियत से उनका एतबार उठ चुका है। और ये आज एक दिन में नहीं हुआ, इस हर मसले को टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता। लगता तो ऐसे कि आज ही जमहूरियत गिर रही है एक दिन में, लेकिन इसको टाइम लगा है। मुझे 36 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स के आसपास। मैं जब भी पहले भी वोट डालने खुद कभी गया हूं किसी यहाँ पे इलेक्शन वाले दिन,
प्रेसिडेंट में, तो वहां पे मैंने देखा है सिर्फ बूढ़े लोग होते हैं, 60+, 70+। जवान लोग जो है उनका बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं। कई सर्वे किए गए हैं, न्यूयॉर्क मैनहट्टन के अंदर खड़े होकर पूछा गया हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जवान बंदों को कोई पता नहीं। ड्यूरिंग खासकर डिक चेनी दौर में, पिछले दौर में जॉर्ज बुश पीरियड में कई दफा इस तरह के उन्होंने सर्वे किए, पूछा गया कि हु इज डिक चेनी, उन्हें कोई पता नहीं। तो ये दर हकीकत। और दूसरा क्योंकि मसाइल ये हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर इसको प्रेडेटोरी कहा जा सकता है, कि प्रेडेटोरी स्टाइल पे किया जाता है कि जो मिडिल क्लास है उनको पे चेक टू पे चेक रखा जाता है, ताकि उनका तवज्जो ही ना जाए कि कांग्रेस में क्या हो रहा है कैपिटल में। और वहां पे आपका हमारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बड़े मजे के साथ बिलियंस उड़ा कर चला जाता है, एंड एम्बेडेड होते हैं हमेशा आपके लॉ मेकर्स के साथ। वो जो बूढ़े बूढ़े सेनेटर, इब्ने सेनेटर चल रहे हैं, जो कांग्रेसमैन बड़े बड़े पुराने चल रहे हैं, उनको फ्लोरिडा में गाफ पे ले जाते हैं, उनको वो मुख्तलिफ तरीकों से उनकी लॉबियां की जाती हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़े लॉबीइज्म की, तो वहीं से पता चल जाता है कि द करप्शन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस गेम। और दूसरा, मैं आखिरी पॉइंट इसमें ये ऐड करूंगा कि जमहूरियत मेरी नजर में अगर देखा जाए तो दिस इज अ रिच मैन्स क्लब। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर भी इस वक्त यू हैव टू हैव $3 million, $3.5 million टू रन फॉर अ कांग्रेस, पाकिस्तान में भी आज एमपीए का इलेक्शन लड़ना हो तो 5-6 करोड़ से नीचे की बात नहीं है। तो इसमें फिर वो रिच मैन इज प्रोटेक्टिंग रिच मैन, इसमें गरीब आदमी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूं, हमारे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हमारी गाड़ियों के नंबर प्लेट के ऊपर आज भी एक स्लोगन लगा हुआ है जो 1776 में होता था, स्लोगन अगेंस्ट ब्रिटिश। उसको कहा जाता है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इस वक्त लग यही रहा है कि 80% लोगों की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है कहीं भी, नॉट ओनली इन अमेरिका, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट इन पाकिस्तान। दिस इज रिच मैन्स क्लब। वही एक दूसरे के हाथ मल रहे हैं, एक दूसरे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज अगर मैं इसमें एक और सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये देना चाहूंगा कि देखें वहां पे स्पीकरशिप को क्यों नहीं पिक किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि देखें, इन लोगों को यही नहीं पता कि लेजिस्लेशन करने आपको वहां पे लोगों ने वोट दे के अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए वहां भेजा है। आपको ऐसे लल्ले तलल्लों के लिए वोट नहीं दिया गया। एक एक दिन की कांग्रेस का जो आपका खर्चा है, जहां बिजली चल रही है, इनके स्टाफर हैं, जिस तरीके से इनको टीएडीए दिया जा रहा है, मिलियंस और बिलियंस हैं। और नुकसान किसका है? टैक्स पेयर का है। नुकसान किसका है? वोटर का है। तो उसमें वोटर पिस रहा है। बल्कि इस मिड टर्म के अंदर जब इलेक्शन हुआ था और रिपब्लिकन जीते थे हाउस को बड़ी थोड़ी सी मेजॉरिटी के साथ थे, उसी दिन मैंने कहा था दिस इज अ फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी। रीजन ये थी कि अब सेनेट डेमोक्रेट्स के पास है, हाउस उनके पास है। इसका मतलब 2 साल आगे लेजिस्लेशन नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर सियासत खेली जाएगी, हर बिल के ऊपर सौदेबाजी होगी और रुकावटें डाली जाएंगी एक दूसरे को। दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी इज अबाउट। एक तो अगर इसका माजी पढ़ा जाए जमहूरियत का अमेरिका के अंदर, तो ये दिस इज अ पब्लिक सर्विस। इसको जो बनाने वाले थे, वो जो डेमोक्रेसी को फाउंड करने वाले, वो भी अमीर लोग थे, लेकिन वो इसको अपने कारोबार की पीक पे पहुंचने के बाद एज ए पब्लिक सर्विस करते थे, इसमें से पैसे नहीं बनाते थे। अब ये कारोबार बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। अब अगर देखा जाए तो आप ये देखें कि इंडिया की जो सियासत है उसमें अडानी अंबानी निकाल रहे तो पीछे बचते ही कुछ नहीं है। मैंने अगले दिन जिक्र किया तो मेरे कई दोस्तों ने कहा कि जी वहां पे तो बहुत ज्यादा मिलियनर बिलियनर है, लेकिन ज्यादा का ताल्लुक गुजरात से क्यों है? इस वक्त ज्यादातर जो हमारे मोदी साहब के आसपास जितने सरकारी अफसरान हैं, आईसीएस ऑफिसर, उनका ताल्लुक गुजरात से क्यों है? ये सियासत है। और दूसरा, मैं ये समझता हूं कि मजहब के अंदर इन्वॉल्व करके जब भारत के अंदर मुसलमानों को, पाकिस्तान को और कश्मीर को इनके खिलाफ नारे लगा के इलेक्शन लड़ना, ये जमहूरियत नहीं। स्लोगन, अपनी परफॉर्मेंस बेस आपको पॉलिसी रिलेटेड बातें करनी चाहिए। और बिल्कुल उसी तरीके से यहां भी जमहूरियत अगर देखा जाए तो दिस इज फ्लेवर, इज नॉट अ डेमोक्रेसी और इज नॉट अ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन इशू। ये जातियात पे आ चुके हैं ये लोग। और बिल्कुल आज 12वीं दफा हो चुका है, और अफसोस के साथ 1923 में तो 3 दिनों के बाद फ्रेडरिक साहब बन गए थे स्पीकर, लेकिन आज चौथा दिन चल रहा है। और आपने खुद ही बताया कि अभी 12वीं दफा आज सुबह, और रोज डेली बेस पे 3 दफा वोटिंग होती है। उसमें वो स्पीचेस देते हैं, मजाक उड़ाते हैं जमहूरियत का,
अपने वोटर्स का मजाक उड़ाते हैं। मेरा ख्याल में दर हकीकत जो उनको जिन्होंने वोट दिए हुए उनको अपने मसाइल हल करने के लिए। इस वक्त मसाइल देखें, इमिग्रेशन सिस्टम ब्रोकन, बॉर्डर बिल्कुल खुला पड़ा है, ना वहां पे कैमला हैरिस जाती है, ना वहां पे बाइडेन साहब जाते हैं। यूक्रेन में इनके हालात खराब हैं। अफगानिस्तान में ये 25 बिलियन का असला छोड़ के आए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन चुका है। फूड सेफ्टी इश्यू है, गंदम की शॉर्टेज है पूरी दुनिया में, इन्फ्लेशन में लोग पिस रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस है पूरी दुनिया में। अमेरिका के अंदर ओपन ड्रग मार्केट्स चल रही हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ वीड को, marijuana को प्रमोट किया जा रहा है। और बड़े फख्र से हमारा लिबरल मीडिया कहता है कि स्मोकिंग इज गोइंग डाउन बट 55% यूथ इज स्मोकिंग वीड। और प्रचार किया जा रहा है कि marijuana वीड इज गुड फॉर योर हेल्थ। हालांकि सबको पता है कि दिस इज गेटवे टू एडिक्शन। लेकिन इस वक्त कल बल्कि मैं एक चीज कोड करना चाहूंगा। एक जो फाउंडर है होम डिपो, एक बहुत बड़ा यहाँ पे हार्डवेयर का अमेरिका के अंदर चेन है, कल उन्होंने लिखा है कि वो सरप्राइज्ड है कि अमेरिका नाउ इज रेडी फॉर सोशलिज्म, अमेरिका वांट्स टू सोशलिज्म। दे आर सरप्राइज्ड। वो कहते हैं कि अगर मैं आज खोलता अपना होम डिपो, आज अगर चलाता, तो मैं 10-12 लोकेशनों के बाद मैं बैंकरप्ट हो जाता, क्योंकि लोग काम ही नहीं करना चाहते। $7 ट्रिलियन यहां उन्होंने प्रिंट करके प्रेस में से मार्केट में फेंका है। लोग आज भी 80% फेडरल गवर्नमेंट इज वर्क फ्रॉम होम। स्टेटें बंद हो चुकी हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और अब किसी जगह कॉल करके देख लें, कोई लाइव फोन नहीं उठाता। कोई काम करा के देख लें आप, जो काम इंटरनेट पे हो जाता था पहले, अब वो ही उसके 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 2-2 घंटे फोन पे आपको होल्ड कराया जाता है। तो दिस इज डिक। जी तारड़ साहब का लगता है कनेक्शन जो है वो कमज़ोर हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। वो ज्वाइन कर लेते हैं दोबारा। बेसिकली तो वो बात कर रहे थे कि अमेरिका के अंदर जो निज़ाम है उसको क्या चैलेंजेस हैं, और इस वक्त जो डेमोक्रेसी के क्या चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे कोविड के बाद बेसिकली जो इश्यूज़ आए हैं उसकी वो बात कर रहे थे, कि किस तरह सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और किस तरह जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई पड़ी हैं। तो बेसिकली ही वाज टॉकिंग ऑन ऑल दैट। और इसमें ज़ाहिर बात है पर्टिकुलरली जो जो क्राइसिस है वो ये था कि आपने जिसे वो कहते हैं ना कि क्योंकि वो रिपब्लिकन जो हैं वो दे आर अनएबल टू हैव द पर्सन इन द लोअर चैम्बर ऑफ द यूएस कांग्रेस, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं तारड़ साहब अभी। और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो फिर हम इसको आगे फॉरवर्ड कर लेके चलेंगे और इस डिस्कशन को। मेरा ख्याल है जी ठीक है। हाँ चीमा साहब, आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही बात। चले सर शुरू करें जहां से आप बात कर रहे थे भाई। चीमा साहब, मैं ओरिजिनली ये बताना चाह रहा था कि इस सारे सिस्टम जो आज जो अमेरिका इज गोइंग थ्रू द इशू, आपके हमारे मेजॉरिटी इशू जो है, जो सोशलिज्म है, जो जो एक डिफेंडिंग पुलिस के जरिए पुलिस को डिमोरलाइज किया गया, ओपन ड्रग मार्केट्स है, ओपन बॉर्डर, ग्लोबलाइजेशन। इसके फाउंडर 2 लोगों को मैं कहूंगा। एक बराक हुसैन ओबामा थे, उन्होंने वादा किया था अपनी कैंपेन के दौरान, उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका के फंडामेंटल्स चेंज कर दूंगा, एंड ही हैज डन इट सक्सेसफुली। दूसरी हिलरी क्लिंटन थी, वो कहती थी द वर्ल्ड शुड नॉट हैव बॉर्डर्स, वन वर्ल्ड वन करेंसी, वो कहती थी। और उसके बाद उन्होंने दुनिया को ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए हैं, ये एयरबीएनबी दिया है, यहाँ पे जिप कार है कि आप अपनी गाड़ी ना खरीदें, एक गाड़ी ले ले, पूरा मोहल्ला वही चलाए बारी बारी। और मैं मजे की बात बताता हूँ, ये मॉडल लेके आए हैं, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मॉडल क्या है? डेनमार्क और स्वीडन, वो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहां पे आजकल जो नए अपार्टमेंट बनते हैं, वहां पे एक फ्लोर के ऊपर एक ही बाथरूम होता है, एक ही किचन होता है।
और वो ये दिस इज हाउ दे वांट टू कोलैप्स। और मेरे ख्याल इनके 250 साल पूरे हो चुके हैं। नाउ दे हैव टू लीव अ रूम फॉर समबडी एल्स। और जिसमें नजर आ रहा है इसमें मेरा ख्याल है इनके बाद नंबर चाइना का होगा और उसके बाद नंबर भारत का होगा। अगर भारत ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए, जिस तरीके से ले रहे हैं, मेरे ख्याल में काफी स्टेप्स वो ले रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गुड देयर, और डिक्टेटर लाइक डेमोक्रेसी। अगर जिस तरीके से देखें ना, अगर कोलिशन गवर्नमेंट वहां बन जाएगी, वहां भी लेजिस्लेशन कुछ नहीं होगी। उन्होंने एक वन पार्टी रूल टाइप बना रखा है वहां पे, अपोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट। जिस तरह चाइना में, चाइना की तरक्की का सीक्रेट वन पार्टी रूल है मेरे ख्याल में। अगर देखा जाए तो 50 साल के अंदर तरक्की करना, इतनी तरक्की करना, उसके अंदर जिस तरह की टूटी फूटी जमहूरियत होती तो चाइना इस तरह तरक्की ना कर सकता। ये देख लेना आज जो कांग्रेस में हो रहा है, टूटी फूटी जमहूरियत है। नुकसान किसका? पूरे अमेरिका का है। अगले 2 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे। बॉर्डर खुले हैं, ड्रग मार्केट्स बनी हुई हैं, लोग मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, और लेकिन ये कि कांग्रेसमैन जो है वो बेजार, वो अपनी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक ऐसी एक ला हासिल एक्सरसाइज। तो उसमें चाइना तरक्की इसलिए करेगा, वन पार्टी रूल है। भारत भी इसीलिए तरक्की करेगा क्योंकि मोदी साहब ने भी ऑलमोस्ट वन पार्टी रूल बना दिया है। कांग्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। और जो टीवी स्टेशन भी बोलता है, वो अंबानी साहब को इशारा करते हैं, खरीद लो इसको, तो वो एनडीटीवी बेचारा जो बोलने वाला वो रिजाइन करके चला जाता है, वो एनडीटीवी खरीद ले। ये भारत के लिए अच्छा है, तरक्की करेंगे। जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है, और दिस इज नॉट द जमहूरियत। और जमहूरियत इज फेलिंग, लाइक आई टोल्ड यू, जमहूरियत इज फेलिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये एक इमर्जिंग सिनेरियो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने नज़र आ रही हैं कि ये ट्रेंड्स जो हैं ये आए हैं, और यही ट्रेंड्स फॉलो होंगे। जिस तरह आपने अमेरिका में कहा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है चाइना, और इंडिया में वन पार्टी रूल है। इंडिया में डेमोक्रेटिक वन पार्टी रूल है, चाइना में वैसे अथॉरिटेरियन वन पार्टी रूल है। तार साहब, पाकिस्तान में तो मल्टी पार्टी रूल है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में भी, या समझ रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की एक ही पार्टी है? चीमा साहब, आप मजाक करते हैं। वहां किसने कहा कि मल्टी पार्टी? ना वहां पार्टी है ना रूल है। वहां हमारा आधा पाकिस्तान कहता है पिपड़ पार्टी, आधा पाकिस्तान कहता है नून लीग, जो लीग हो रही है वो पिपड़ पार्टी है, और जो तीसरा है कि वो हमारे अमीरुल मोमिनीन है, वो गलती कर ही नहीं सकते। देखिए, और पार्टियां ना, वो पार्टियां देखें। अब मरियम नवाज को मैं अब थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। मरियम नवाज और बड़े मियां जो है वो दोनों चले गए हैं जिनेवा, ताकि वहां से कुछ जो लोगों से 9 जनवरी को जो हो रहा है वहां से पैसे इकट्ठे करके लंदन में वो कहते थे अपार्टमेंटों की रिपेयर करानी है, तो वो उसकी हो सके। देखें, मरियम नवाज को उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया क्योंकि उनकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि नोबडी कैन बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंटिल दैट पर्सन सर्व्स एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने अब ओपनली कह दिया है, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर भी बनेगी तो मेरी बच्ची बनेगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगी भी यही बच्ची बनेगी। और दूसरी बात जो मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, छोटे मियां अपना एक छोटा सा बच्चा जो था, जो कि पहले मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, उसको ला के अब वो भी इलेक्शन लड़ने लगे। वो कहते हैं इनके जो पेरेंट्स थे ना, उन्होंने शरीफ बरादर, उन्होंने कहा था कि 25-25 बच्चे पैदा करो ताकि मिनिस्ट्री बाहर ना जा सके। जुनैद सफदर और सलमान साहब भी आ गए हैं वापस, घर वगैरह सेटल कर लिए उन्होंने। और इसके बाद ये नून लीग है, दूसरी पार्टी का आपने देख लिया है। उसको किसी पीआर वाले ने ये भी नहीं बताया कि नंगे पांव वाले बच्चों में खड़े होके 2500 का जागर इजी का पहन के जो अभी आप अमेरिका से लेकर गए हो, तो वो तस्वीर ही ना बनाओ। और तुम्हारे हाथ ही नहीं रुक रहे लोगन। उन बच्चों ने 3-3 दिन रोटी नहीं खाई, उनके कपड़े फटे पड़े हैं। आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हो, या तो उनमें खड़े ही ना हो। अगर खड़े नहीं होने तो चलो हंसो ना उनके ऊपर, और अगर हंसना ही है तो जूतो किसी को यार मेरी आधी फोटो ले लो। और दूसरा जो इसमें चीमा साहब में जो अच्छी अच्छी चीजें निकल रही हैं, जो जमहूरियत से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी हकीकत से रिलेटेड है। इस वक्त जो कई खूबसूरत चीजें निकल रही हैं, वो एक मैं बताना चाह रहा था कि एक हमारे मेजर भाई हैं जिनका असली नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन उनका स्टेज नाम था मेजर अरसलान, क्योंकि वो लगते स्टेज एक्टर ही हैं। वो कहते हैं कि मैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर लगा हुआ था, तो वो मेरे पास कोई ऐसा आला था जो मुर्शद ने दिया था, जो लाला सहराई थे, तो उन्होंने दिया था। तो वो इन्वेस्टिगेशन, और वहां से उन्होंने कुछ ऐसी रहमत फाइल्स जो हैं, एक रहमत साहब थे जो सऊदी अरेबिया भेजे गए थे, जो काम कर रहे थे पहले, बनी गाला के आसपास भी काम कर रहे थे।
और लाला सहराई को वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, उन्होंने ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बताई है क्योंकि उनके पास कोई ऐसे हालात थे जो जिनसे वो हमारी खातून अव्वल की भी कन्वर्सेशन सुनते थे और हमारे अमीरुल मोमिनीन की भी सुनते थे। तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें रिवील की हैं कि वो किस तरीके से वो मुर्शद बन गए, जो रहमत बाबा बन गया वो इनका सबका, क्योंकि वो रात को सुनता था, सुबह जाकर कहता था ओ यार वो आप ये काम आपका फंसा हुआ ये हो जाएगा। अच्छा आप मैं आजकल मुझे लग रहा है ऊपर से इशारा आया है इमरान खान साहब आज दाल खाना चाहते हैं। तो वो पहले ही कॉल कर चुके होते थे कि आज मैं दाल खानी है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। एंड दैट जेंटलमैन हैज रिवील्ड मैनी थिंग। मैंने उसको नाम दिया है रहमत फाइल्स। तो रहमत फाइल्स ने प्रोजेक्ट इमरान खान की कई चीजें ऐसी निकाल दी हैं और जिस पे मुझे दुख हुआ है कि 21st सेंचुरी के अंदर इस तरह मुल्क नहीं चलते। ना जो चलवाते रहे हैं मुझे उन पे भी अफसोस है, जो चलाते रहे उन पे भी अफसोस है, और अफसोस है 23 करोड़ लोगों की किस्मत पर जो वहां पैदा हुए हैं, जिनका कोई पंजाबी के अंदर साई वारसी कोई नहीं, इनको पूछने वाला कोई नहीं। मैंने आज ट्वीट की है चीमा साहब कि आपके करप्ट लोग जो हैं, रूलिंग एलीट, चाहे कोई भी है, वो चाहे वो रिटायर जज है, चाहे सिटिंग जज है, चाहे इनके बच्चे फैशन है चार्टर जहाजों में जाते हैं बाहर, चार्टर जहाजों में। और आज मैं बता रहा, मुझे पता चला है 25 रुपए की रोटी है, 30 रुपए का नान है, और ये मुझे बताएं जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 है, 25,000, वो क्या करेगा? और आप अगर माजी में देखें, बड़े बड़े जो खूनी इनकलाब आए हैं, जो वो सिर्फ इसी वजह से आए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे। यहां पे जो मार्क पड़ रही है, सिर्फ आ जाना था यहां पे खूनी इनकलाब। मैं 1986 में प्रेडिक्ट करके आया था पंजाब यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में बैठ के, और ये क्यों नहीं अभी तक आया? ड्यू टू द डीएनए, ड्यू टू द डीएनए। अगर इस तरीके से रगड़ा जाता किसी और कौम को, उन्होंने अब तक खूनी इनकलाब ले आना था। लेकिन अफसोस कि हमारा डीएनए कोई इतना खास स्ट्रांग नहीं है। हमारा माजी पढ़ा जाए अगर हिस्टोरिकली, देखिए जज्बाती होकर मेरी बात सुन के इसके ऊपर अपनी ओपिनियन देना बहुत आसान है। जरा मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरी इस बात को सुन के किसी ने अपनी ओपिनियन देनी है, कोई गंदी या अच्छी, एक अच्छा सा कोई 100-200 की किताब हिस्ट्री के लेके 50 साल की हिस्ट्री, 100 साल की हिस्ट्री पढ़ लें इस रीजन की, तो यू विल एग्री विद मी। अकॉर्डिंग टू आवर डीएनए वी आर नॉट द फाइटर्स। जिस तरीके से हम सरनगू हो जाते थे लोग इन्वेडर्स के, आज उसी तरह हम अपने करप्ट लोगों के सामने, शराफिया के सामने सरनगू हो चुके हैं। हमारे अंदर ताकत ही नहीं रह चुकी कि हम इनके गिरबान पकड़ें। ये जो चार्टर जहाजों में जाते हैं, इनसे पूछें कि तुम किस तरीके से चार्टर जहाज पे चढ़े हो, किस तरीके से ये बोरियां भर भर के यूरो की, डॉलरों की, ये जो पाउंडों की लेके बाहर जा रहे हो। आज एक और भी बात निकली है, लोग आसपास देख तो रहे, सुना है कि डॉलर बाहर नहीं जा रहे, यही बेसमेंटों में या बोरियों में भर के बाहर जा रहे हैं, आपके पाकिस्तानी लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ही है काफी तरीके से, लेकिन लोग लेके जखीरा कर रहे हैं इसका। जिस तरीके से आपको पता ही है कि आप पहले रमजान शरीफ के अंदर पूरे साल के पैसे बनाते हैं जखीरा अंदोजी करके, तो उसी स्टाइल के साथ आज डॉलर, पाउंड और सारा कुछ क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन चीमा साहब, अगर मेरा एक वाहिद क्वेश्चन होगा आपसे भी, बल्कि 25 करोड़ लोगों से भी, मुझे ये को बताए आज आप who's ruling पाकिस्तान? Who's ruling पाकिस्तान? इस वक्त अथॉरिटी किसके पास है? Who's making decisions of पाकिस्तान? सोल्यूशन के लिए कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया से 3 बिलियन आ जाएंगे और यूएई से कुछ ले आएंगे, कुछ हम आगे उसकी पेमेंटें चाइना के जो उनको रोल ओवर करा लेंगे, ये सोल्यूशन है। बल्कि आपके अब कुछ एंकर भाइयों ने मेहरबानी फरमाई है, उन्होंने 7 साल में जो ममालिक बैंकरप्ट हुए हैं, जिसमें श्रीलंका, अर्जेंटाइन और ग्रीस हैं, इनकी मिसालें देनी शुरू कर दी हैं कि जब बंदा बैंकरप्ट होते हैं मुल्क तो क्या होता है। उन्होंने शुरू कर दी बातें अब, और वो भी मेरे ख्याल में इनको कहा गया कि यार लोगों का माइंड सेट बनाओ, क्या पता ये भी कुछ हो ही जाए। लेकिन एक इनको नहीं पता इस बात का कि श्रीलंका और अर्जेंटीना वाज नॉट इस्लामिक बॉम्ब होल्डर एट द सेम टाइम, यू आर एटॉमिक पावर। तार साहब, वो सुन रहे हैं कि IMF $1.18 बिलियन उन्होंने देना है, वो पिछले 2 महीने से नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, मैंने तो IMF के लोगों को कहा है कि आपको मेरे लोगों की हालत का पता है, मैं उन पे बोझ नहीं डाल सकता,
आप क्या समझते हैं कि ये सिचुएशन जो है ये तो बड़ी, जिसे आप कहते हैं बड़ी अनफॉर्चुनेट सी है। अब तो सर्कुलर डेट बदलता जा रहा है, लेकिन वजीर खजाना कह रहे हैं कि चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं इस महीने में बीफ अप कर देंगे। देखिए चीमा साहब, ये रोजाना डार साहब कोई कभी इधर उधर की बातें करते हैं, अंदरूनी इंतशार है। मिफ्ता इस्माइल साहब इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं कि मुझे किस तरह जलील करके उन्होंने निकाला है। डार साहब फेल हो चुकी है। तो इस वक्त सबसे बड़ी, मैं एक और इस वक्त आपकी जो रजीम, रूलिंग रजीम है, ये खुद इंटरेस्टेड थे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ये ले आए, हमारी जान छूट जाए, हम सख्त डिसीजन ना ले सके। जो टूटा फूटा जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है, हम उसको लेकर पतली गली से निकल जाए, खुद चाहते थे। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है चीमा साहब कि ये शरीफ साहब कहते हैं कि आईएमएफ को, कि आपको मेरे लोगों का पता है, लेकिन आईएमएफ को आपके बैंक अकाउंट्स का नहीं पता। आप जिस तरीके से मुल्क को लूटते हैं उनको नहीं पता। आपकी जिस तरीके से सारा पाकिस्तान लूट रहा है, इसको पाकिस्तान के जो इख्तियार वाले लोग, उन्हें नहीं पता, रिपोर्टें नहीं उनके पास। आपका क्या ख्याल है चार्टर जहाजों का? आपको और मुझे ही पता है, इनको नहीं पता कि फ्लाइटें किधर निकल के जा रही, सब पता है इनको। लेकिन दर हकीकत इस वक्त आपको सऊदी अरेबिया भी पैसा नहीं देता जब तक आईएमएफ आपके साथ ना खड़ा हो। आपको यूएई भी नहीं देना चाहता पैसे जब तक आईएमएफ आप प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट ना करें। और प्रोग्राम जो है 22वां है, कौन सा पहला प्रोग्राम। चीमा साहब, हकीकत जिस तरह ये मैंने पहले जो क्वेश्चन आपसे किया है, आपका क्या ख्याल है? आईएमएफ ये नहीं पूछता होगा कि भाई ये मुझे बताएं आपका यहाँ पे who's रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल ऑफ इट। आईएमएफ परेशान है कि पिछले 1 साल के अंदर 3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, और हर एक जो आता है नई थ्योरी लेकर आता है, वो कहता है मैं ही आइंस्टाइन है। और सबसे देखे ना, इस वक्त कोई जजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। सोसाइटी इज कोलैप्सिंग। और मैं हमेशा कहता हूं आपका प्रॉब्लम एथिकल प्रॉब्लम, मॉरल्स का प्रॉब्लम, फंडामेंटल्स ही है। एज ए सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग, नॉट एज ए कंट्री, सोसाइटी। देखे ना, टोटे अंदर चल रहे हैं मुल्क सारा, टोटे सुबह शाम टोटे, उसके टोटे, उसके टोटे, उसके टोटे, उसकी ऑडियो, उसकी नंगी, ये दिस इज व्हाट द पॉलिटिक्स इज अबाउट। मोरालिटी देखें आप। मकसद है कि चीमा साहब, आपका क्या ख्याल है कि वर्ल्ड इज नॉट ऑब्जर्विंग इट? आप जिन लोगों को सर पे उठा के झंडे लगा थे इस्लामाबाद में, उन्होंने वो भी अब थप्पड़ मार रहे हैं आपको। उन्होंने 2 बंदे आपके साहिवाल खानेवाल मार के उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दिस इज व्हाट वी हैव डन। आपने खुद फरमाया, तस्वीरें खींच रहे हैं आके असेंबली के बाहर। और वो लोग हैं कि जो मोटरसाइकिलों पर खोतों पे फेर रहे हैं, वो लोग जिनकी ना एयरफोर्स है, ना ट्रेनिंग है, ना उनकी मिलिट्री एकेडमीज हैं, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना सिस्टम है। वो आपका गिरेबान पकड़ लिया उन्होंने आके। तो उसमें मैंने जिस तरह पहले आपको अर्ज किया था, इसका मैं कंक्लूड करता हूं डीएनए पे आके। मैंने सारी जरबें तकसीमें दी, मैंने बड़ा पढ़ा कि लोग जिस तरह दुनिया में किस तरह फाइट करते रहे, क्या होता है, किस तरह हाउ दे डील विद इट। इट्स अ डीएनए मैटर्स। बिल्कुल सही कहते हैं दरअसल, डीएनए मैटर कर रहा है। और ये इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये जो टीएलपी की तरफ से भी है, और एट द इकोनॉमिक साइड भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। उधर आपने बताया कि किस तरह अमेरिका के अंदर एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, और मेरा ख्याल है ये कई दहाइयों के बाद इस तरह की सिचुएशन, आई थिंक 18th सेंचुरी के बाद ऐसे हुआ, या 19th सेंचुरी के बाद ऐसे हुआ है कि अमेरिका जो है वो अपना कंसेंसस डेवलप इस तरह ना कर सका हो। एनी हो, थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब, सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर।